वो जो कोल्ड करंट और हॉट वार्म करंट वगैरह, वो मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? घर पे याद करिएगा वो, ओके? अभी हमने विंड्स को 2 टाइप पढ़े, एक परमानेंट विंड पढ़ लिया, वेरिएबल विंड पढ़ लिया, उसमें प्लैनेटरी विंड, सीज़नल विंड, लोकल विंड ये पढ़ लिया। अब हम लोग माउंटेन ब्रीज और लैंड सी ब्रीज पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो अभी हम लोग चलते हैं माउंटेन ब्रीज की तरफ। माउंटेन ब्रीज क्या होती है? देखो ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो टॉप होता है वो कोल्ड हो जाता है, ठीक है ना? काफ़ी कोल्डर हो जाता है देन द वैली, ठीक है ना? वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, ठीक है? और वैली के अंदर क्या बनता है? लो प्रेशर। तो वहाँ से हमारी डिसेंड होती हैं, आपको मैंने बता भी रखा है ऑलरेडी। तो डिसेंड होती हैं और विंड जो होता है वो मूव करती हैं टॉप हिल से किधर? एकदम बॉटम की तरफ, किसके सहारे? वो स्लोप के सहारे, ठीक है? और वो मूव करती हैं। जो माउंटेन जो ब्रीज होती है वो बहुत ठंडी होती है। कैसी होती है? वो एग्रीकल्चर के लिए बड़ी नुकसानदायक होती है, फ्रॉस्ट वगैरह जमा देती है, मैंने बताया था। चिलिंग इफेक्ट दे देती है पूरे हैबिटेशन को, यानी कि वो जो वैली में जो आ जाती है ठंडी, वो माउंटेन वाली ऊपर वाली ठंडी नीचे वैली में पहुंच जाती है। तो काफ़ी ठंडा फील करते हैं लोग वैली के अंदर। ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है? टॉप वार्मर होता है, तो वही जो टॉप का वार्म इफेक्ट होता है वो वैली के अंदर नजर आता है, समझ रहे हो ना? इसको जो ऊपर ये जो है जो क्या होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, ये वार्म होती है, वो हमारे ऊपर की तरफ जाती है ना वैली के अंदर। लो प्रेशर होता है, वो हाई प्रेशर बिल्ट होता है वैली के अंदर, ठीक है? तो हाई प्रेशर होगा तो ऊपर की तरफ हमारे जाएंगे, है ना? तो ये उल्टा प्रोसेस हो जाता है, समझ रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो ये इसको वैली ब्रिज, यानी वैली की तरफ से जो ब्रिज आ रही है, जो हवा आ रही है, इसको वैली ब्रिज कहेंगे, ठीक है ना? और जो माउंटेन की तरफ से आ रही है ऊपर से, वो माउंटेन ब्रिज। तो रात में क्या होगा? माउंटेन ब्रिज आएगी, और रात और दिन में क्या होगा? वैली ब्रिज। अच्छा, अब यहाँ लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देख लो। हवाएं हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था आपको, जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। और जो वाटर होता है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है ना? तो ये होता है। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के टाइम पर क्या होता है कि लैंड जल्दी कूल हो जाता है। तो कूल हो जाता है तो हाई प्रेशर हो जाता है ना? वाटर एज कम्पेयर टू दैट गर्म रहता है। तो गर्म रहने की वजह से उसको वो लो प्रेशर होता है वहाँ पे, ठीक है ना? तो हवाएं किधर से, लैंड से किधर की साइड में मूव करती हैं? सी की साइड में, ठीक है ना? और जब ऐसा सिचुएशन बनता है रात के टाइम में, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। कभी आप समुद्र की तरफ खड़े होगे रात में, तो आपको हवाएं किधर से चलती हुई महसूस होंगी? किधर से हवाएं जाएंगी? लैंड की तरफ से। और जब आप दिन में जाते हो तो दिन में क्या हो जाता है? सी ब्रिज होती है, सी से की तरफ से हवाएं आती हैं। क्या होता है ड्यूरिंग डे टाइम जो होता है, वो जमीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, पानी उतना उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है एज कम्पेयर टू दैट, ठीक है? तो जमीन पे लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है? और वाटर के ऊपर हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा? सी की तरफ से हवाएं चलेंगी। तो जब आप दिन में जाओगे तो आपको सी की तरफ से हवाएं आती हुई नजर आएंगी, जिसको बोलेंगे सी ब्रिज। और जब आप जो है रात की तरफ में टाइम जाते हो तो आपको उल्टी हवाएं चलती हैं, यानी कि लैंड से सी की तरफ हवाएं चलती हैं, इसको सी ब्रिज कहते हैं। कभी किनारे पे जाके देखना, रात में अगर किनारे पे जाओगे तो लैंड की तरफ से आपको सी की तरफ धक्का देंगी हवाएं, ठीक है? और दिन में जाओगे तो सी की तरफ से हवाएं आपको लैंड की तरफ धक्का देंगी। गेटिंग? कोस्टल पे जब आप जाओगे तो दिन में प्लेजेंट रहेगा, एकदम बढ़िया, ठीक है ना? हवाएं क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं उधर से, बढ़िया, ठीक है ना? समुद्र की साइड से हवाएं आ रही हैं। लेकिन रात के टाइम पे क्या होगा? लैंड की तरफ से हवाएं जाएंगी, ड्राई एयर, ठीक है? तो ये होता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। समझ में आ गया क्यों हो रहा है? दिन के टाइम पे तो रिदा बताओ, दिन के टाइम में सी ब्रिज क्यों चलती है और रात के टाइम पे लैंड ब्रिज क्यों चलती है? अगर कोई पूछे तो क्या बताओगी? जब आप पढ़ लो तो अपने सामने ऐसे इंडेक्स रख लो कि मैंने क्या सीखा। प्रेशर ऑफ बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, किताब नहीं देखनी है, पता होना चाहिए क्या है प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने देखा कि ट्रॉपिकल में लो प्रेशर, ठीक है? सब ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर, जो कि जो है आपका जो है सब नहीं, सब ट्रॉपिकल में जो लो प्रेशर है वो थर्मली इंड्यूस्ड है, ठीक है? और जो हाई प्रेशर है वो सब ट्रॉपिकल में वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। उसके बाद में फिर आप जो है पोलर पे जाते हो, थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर दिखेगा, और डायनेमिकली इंड्यूस्ड सब पोलर रीजन पे लो प्रेशर दिखेगा, ठीक है? ये समझ में आ गया, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स चलती हैं। ट्रेड विंड्स जानी चाहिए नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, लेकिन होता क्या है कोरियलिस फोर्स की वजह से, अर्थ के घूमने की वजह से
या तो वेस्ट से आती हुई दिखाई देती है या तो ईस्ट से। अगर ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्लीज और वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्लीज। तो यहाँ पे जो होता है वो ईस्ट से आती है ट्रेड विंड्स, तो उसको ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज कहते हैं। पोलर की साइड से आती है ईस्ट से तो उसको पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। और सब ट्रॉपिकल रीजन से जो है वो हाई प्रेशर मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ से किधर जाती हैं, जो घूमती है तो वेस्ट की साइड से आती हुई दिखाई देती हैं तो उनको वेस्टर्लीज कहते हैं। तो इस तरह से आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रेड विंड्स जो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं, उसके अलावा आपका क्या होते हैं, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज होती हैं। ट्रॉपिकल विंड्स जो होती हैं वो अ, जो ट्रॉपिकल विंड्स हैं वो ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। वेस्टर्लीज जो हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैंने बताया था फ्यूरियस, ठीक है, फिर 40s ये वो रोरिंग रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, ऐसे ऐसे, ठीक है, स्क्रीमिंग श्रिंकिंग 60s और स्क्रीमिंग 70s, ऐसे ऐसे नामों से जाना जाता है। और वो वेस्ट साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा प्रिवेलिंग होती है क्योंकि लैंड मास वगैरह नहीं है, बैरियर नहीं मिलता है। फिर हमने प्लेनेटरी विंड्स के बाद में हम लोग आए वेरिएबल विंड्स की तरफ, जहाँ हमने डिफरेंट टाइप के मानसून वगैरह विंड्स हैं जिसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भी बात करेंगे। सीजनल विंड्स वगैरह में लोकल विंड्स की हमने बात की जिसमें बोरा, ये चिनूक, ये सब, और उनका नाम हरमनटन कौन से रीजन में है वो बात की। आप उनको जाके मैं लोकेट कराने की कोशिश भी कर सकता हूँ बट मैं नहीं करा रहा, उसको घर पे आप खुद लोकेट करिएगा कि अगर वो एड्रियाटिक सी बोल रहा है तो एड्रियाटिक सी कहाँ है, अगर वो बोल रहा है रॉकीज तो रॉकीज कहाँ है, अगर वो बोल रहा है कि क्या नाम है आपका ये साइबेरिया तो साइबेरिया कहाँ है, ठीक है। अगर वो ब्लिज़ार्ड बोल रहा है तो ब्लिज़ार्ड कहाँ पे चल रही है, तो उसका लोकेशन आप लोग खुद लोकेट करेंगे। गेटिंग ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है माउंटेन माउंटेन वैली ब्रिज देखा। माउंटेन के में ऊपर का मैंने बताया कि जब ऊपर ठंडा हो जाता है तो ये हवाएं भारी होती हैं ठंडी वाली, तो वो क्या होती हैं, नीचे की तरफ सबडक्ट होती हैं, वैली के ऊपर पहुंच जाती हैं, और दिन के अंदर गर्म होती है तो ऊपर की तरफ एसेंट करती है और वो उसी उसी स्लोप के सहारे ऊपर चली जाती है, ठीक है ना, तो वो हम पहुंचा देती है। तो ये वैली और उसका कनेक्शन है जिसको वैली और सी ब्रिज के कॉम्बिनेशन के तौर पे देखा जाता है। उसी तरह लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, लैंड ब्रिज लैंड की तरफ से चलती है और सी ब्रिज सी की तरफ चलती है। दिन में जो है सी ब्रिज चलती है और रात में लैंड ब्रिज। तो ये हमने देख लिया। अपने दिमाग में पूरा रिकॉल किया करो ऐसे कि मैंने क्या पढ़ा, क्या सीखा, ठीक है ना। तो ये हो गया काम। उसके बाद में अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स। ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स क्या होती हैं, देखिए सारी हवाएं वहां पे, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी क्वेश्चन है, फ्री में आया हुआ है। कोरियस फोर्स का मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया है, आई थिंक 16, सेम यही क्वेश्चन पूछा है। मतलब 3 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक ये था कि ट्रॉपिक्स पे 0 होगा, या एक पोल पे 0 होगा, या कहाँ पे मतलब इफेक्ट एकदम 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से जो है काउंटर करंट चलती है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो उसके ऊपर काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो उल्टा क्यों चलती है, उसमें क्या वजह है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है के ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें फिर वो उसने कोरिलेस फोर्स का इफेक्ट पूछा था, बहुत टफ क्वेश्चन, आई थिंक 2019 में पूछा। और इसको अक्सर लोग जो है इस ये क्वेश्चन का आंसर देने में लोग असमर्थ थे क्योंकि उसमें 3 जो स्टेटमेंट थे उसमें से लोग नहीं कर पा रहे थे, मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन ही देखेंगे भी। हम्म यही वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि मैं वो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो क्या बोला है पहला, पहला बोला है कि मैक्सिमम जो है इक्वेटर के ऊपर है और पोल पे 0 है ना, ये बोला है। दूसरा, हाँ, ये पूरा मतलब ये कॉलेज कोर्स का ही क्वेश्चन है, अभी विल डील विद दैट क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। और कौन से ईयर में आया है, 2019 में, आई थिंक 19 या 16 या 19, मतलब मुझे जहां तक याद आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्स जो है प्रेशर ग्रेडियंट के पैरेलल काम करता है, ये भी क्वेश्चन मतलब दे रखा है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कौन 17 में आया ना, हाँ 17 में आया, यस। मुझे याद था यार कि किसी ना किसी ये क्वेश्चन आया हुआ है, पर तुम वर्ड बोल दो ना तो मैं बता दूंगा क्वेश्चन आया कि नहीं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, अभी अभी चर्चा करेंगे। 17 में है, देख लो क्वेश्चन, देख लो सब लोग एक बार शेयर कर दो ग्रुप में क्वेश्चन, तभी तो डिस्कस करेंगे। शेयर कैसे करो, स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर कर दो, बेवकूफ पगलेट लड़की। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
मतलब इट वाज और एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट वाला भी क्वेश्चन जरा देख लो कहाँ पे है, वो भी कर लो, भी चर्चा कर लेंगे उसमें। उससे पहले 2011 में पूछा, उसमें बस एक स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट पूछा होगा। सेकंड स्टेटमेंट, Coriolis force is higher in the southern hemisphere as compared to the northern हाँ, hemisphere। तो ये तो बेवकूफी वाली बात कर दी थी वो उसी के ऊपर फिर क्वेश्चन वो वाला पूछा है, देखो कि उस दिन जो पूछा है कि वो जो है वेस्टर्लीज क्यों ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, तो उसने बोला कोरियस फोर्स वहाँ पे साउदर्न में ज्यादा है, फिर वही क्वेश्चन स्टेटमेंट बना दिया उसको, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। शेयर करो भाई ग्रुप में, ध्यान रखना तुम्हारे बहुत काम आएगा। कि फर्स्ट रीडिंग लगाई, अब जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया तो तुम्हारे लिए तो मैंने एक एक चीज समझा दिया, पूछ पूछ के बता दिया, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होगी चीजें, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता था कि इस किताब से पढ़ूं। अब मुझे जो किताब, किसी के लिए कोई किताब अच्छी, किसी के लिए एनसीईआरटी अच्छी, किसी के लिए एनसीईआरटी बकवास भी है, या मत सोचिए कि सबके लिए सब में एनसीईआरटी अच्छी है, ठीक है ना। किसी टॉपिक पे कोई टॉपिक कहीं से मिलता है, कोई जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी बातें एनसीईआरटी की थोड़ी ना है। अरे 5 से 10% एनसीईआरटी होगा, कुछ और दूसरी किताबें होंगी, और कुछ सविंदर सिंह होगा, कुछ डीआर खुल्लर होगा, कुछ कहीं से होगा, कहीं ना कहीं से मैंने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए होंगे। हर किताब में अलग अलग डेफिनेशन अलग दे, कहीं कोई कोई जीसी लियोंग से होगा, है ना। तो क्या करा मैं क्या करता था कि एक रीडिंग जो भी मुझे बेस्ट सोर्स सोचता था कि भाई ये किताब है बेस्ट सोर्स है, एनसीईआरटी पहले और कोई किताब मिल गई, मैंने पढ़ लिया उसको। अच्छा, पहली बार में ठीक से समझ में नहीं आता था, मतलब थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा बहुत नहीं आया, गैप्स रह जाती थी। अब मैं सोचता था कि मुझे कौन बताएगा कि मुझे समझ में आया, मैं तो समझता था मुझे आ गया। भाई कोई पढ़ता है तो उसको लगता है उसको आ गया, लेकिन हु विल टेल मी कि तो आपको आया कि नहीं आया। तो कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा तब तो पता चलेगा कि हाँ मुझे कितना आता है। तो मैं क्या करता था, उस टॉपिक वाइज पेपर मैंने खरीद रखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज, उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होते थे प्री के मेंस के, उसको मैं जाके देखता था, ठीक है। अब मैं इससे पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करने लगा, मुझे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे नहीं हुआ मुझसे सॉल्व, नहीं कर पाया, गलत कर दिया मैंने, या मुझे स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जाके फिर उस टेक्स्ट को दोबारा पढ़ता था और उसको हाईलाइट करता था, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है। उसको हाईलाइट करता था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था और ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं क्लियर था, इसलिए मैं उस स्टेटमेंट को नहीं समझ में आ रहा था। अब उसको फिर भी सोचता था अच्छा बताओ, उससे मैं फिर उसको इंटरप्रेट करता था कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, कभी कभी समझ में आता था, कभी कभी तब भी नहीं आता था, ठीक है। फिर और रेफरेंस लेता था कहीं से, कुछ ढूंढता था इधर उधर, तब जाके एक क्वेश्चन के ऊपर काम करता था। इसको कहते हैं काम करना। तुम्हारी तरह इंटरनेट भी नहीं था उस टाइम कि धड़ाक से यूं सर्च मार दिया, एडजम जनरलिस पूछा तो एडजम जनरलिस है लो खड़ाक से आ गया सामने। पहले ऐसा नहीं था, मुझे किसी से जाके पूछना पड़ता था, या तो फिर साइबर कैफे इतनी सुविधा थी कि साइबर कैफे, तो मैं एक कॉपी बनाता था अपनी, ऐसे बना रखी थी मैंने अपनी कॉपी, थी मेरी पड़ी होगी कहीं रफ कॉपी, उसमें जो जो मुझे नहीं आता था मैं उसको लिख लेता था। फिर मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन साइबर कैफे यूज करता था, जाता था उसमें वो चीजें सर्च कर करके लिख लेता था, अपनी कॉपी में लिख के लाता था कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, फिर उसको कोरिलेट करता था उससे। और मेरा डेली का काम था कि कम से कम 10 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पे काम करना है, काम करना है। करने के लिए मैं 50 क्वेश्चन भी डेली कर सकता था, लेकिन मेरा नहीं, मैंने टारगेट कर रखा था कि कम से कम 10 क्वेश्चन आई विल वर्क ऑन इट, जो टॉपिक पढ़ा है, और उसके बाद में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन करता था, बस ठीक है मेरा आज का काम हो गया। अच्छा, उसमें से 10 में से ऐसा होता था कि 5-7 मुझे आते भी थे, 10 भी आते थे। कभी कभी ऐसा दौर आ गया कि 18 के 20 में से 18 आते हैं, 2 ही में काम करना है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। तो मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे देखता था, उस पर काम करता था, तो मुझे याद रह जाता क्या क्या ऑप्शन था, क्या पूछा था, क्योंकि मैंने उस पर काम कर रखा है, मैंने सिर्फ ऐसे ऑप्शन थोड़ी ना पढ़ा है। आई हैव वर्क ऑन दैट स्टेटमेंट, कि मुझे पता था ये उल्टा बोला हुआ था उसमें, मुझे ये भी याद था कि उसमें उसने उल्टा कर रखा है उसको, यानी जो है पोल पे, वो पोल के बजाय किस पे कह रखा है, इक्वेटर पे, और इक्वेटर को पोल बना रखा है, मतलब बस स्टेटमेंट उसने चेंज किया है। मुझे ये भी याद हो जाता है क्योंकि मैंने आई हैव वर्क ऑन दैट, ठीक है ना। तो आप भी ये क्या करें, जैसे कोई टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, गो एंड उसके प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आपकी गैप्स रह जाएंगे, क्योंकि हर बात आपको मेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं अंदर जो रख के बोल रहा हूँ वो आपके भेजे में नहीं है, होलो है वो आपका, आपने वही सुना जो मैंने बोला, लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस कब होगी, जब आप जाके पढ़ोगे, ठीक है ना। अब आपने उसको पढ़ा, अब आपने उस पर क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको कुछ डाउट्स आएंगे, यार ये चीज नहीं समझ में आई, फिर उसको सर्च करोगे, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। तब जाके वो परफेक्ट होगा कि कोरिलेशन फोर्स पैरेलल होता है ग्रेडियंट के, प्रेशर ग्रेडियंट के, या परपेंडिकुलर होता है, वो तब समझ में आएगा। पैरेलल अगर हो जाएगा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में फेंकेंगे तो डिफ्लेक्ट होगी। एक लॉजिक भी लगा सकता है आदमी,
अगर थोड़ा सा साइंटिफिक दिमाग रखता है तो पैरेलल तो कभी प्रेशर ग्रेडियंट के होगा, अगर हो जाएगा तो वो मुड़ेगा क्यों भाई? दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाने लग जाएं, काउंटर एक्ट ना करें भाई ये अगर ऐसे मुड़ रहा है, अगर ये है प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी इसी डायरेक्शन में हो और ये दूसरा भी इसी डायरेक्शन में लग रहा हो, तो ये इधर ही तो भागेगी हवा। प्रेशर ग्रेडियंट जब इधर बन रहा है और कोलिस फोर्स इधर लग रहा है, तभी तो हवा इधर या इधर डिफ्लेक्ट होगी। गेटिंग? भाई हवा तो ऐसे आ रही है ना, या ऐसे आ रही है, क्यों डिफ्लेक्ट हुई है? बिकॉज ये परपेंडिकुलर लग रहे हैं, परपेंडिकुलर लग रहे हैं, वो पैरेलल नहीं लग रहे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा ना। अब थर्ड स्टेटमेंट भी समझ में आ गया, नहीं आ गया? समझ में आ गया क्यों गलत है? तभी तो डिफ्लेक्ट होगा, अगर पैरेलल लगेगा तो डिफ्लेक्ट होना ही नहीं है भाई। मैंने तो बताया ना कि उस समय रिजल्टेंट जब बता रहा था कि अगर एक्स डायरेक्शन में खींच रहा है, एक वाई में खींच रहा है, तो बीच में ऐसे खींचेगा, तो जाहिर सी बात है डिफ्लेक्ट है तो परपेंडिकुलर ही लगेगा, कभी पैरेलल लग ही नहीं सकता। ठीक है ना? पैरेलल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में, चाहे ऑपोजिट चाहे सेम ने सामने। ऑपोजिट होगा तो नेगलेक्ट कर देगा, चलने ही नहीं देगा, और अगर अगर एक साथ लग गया तो दूल्हे फोर्स से चलेगा, स्पीड तो बढ़ेगी, डिफ्लेक्शन थोड़ी ना होगा, डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होगा। बात समझ में आ गई? तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में देखो कितनी बातें निकल के आई ना। इसीलिए मैं कहता हूं वर्क विद द ऑप्शन। क्वेश्चन वो से क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं। ठीक है, चलो। सो हम लोग बात कर रहे हैं, अब आ जाइए, और कोई क्वेश्चन है? चिल्लर क्वेश्चन है ये। हाँ पूछ। ट्रेड विंड्स को ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं और उसको हॉर्स लैटिट्यूड? तुम लोग यार कैसी कहानियां सुनो करो। इनका क्वेश्चन ये है कि ट्रेड विंड्स को ट्रेड क्यों कहते हैं, और वो ट्रेड का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? रास्ता, और वे। ठीक है, रास्ता। अब वो एक ही रास्ते पे चलती हैं। ये ट्रेड मतलब ट्रेड करने वाला मत सोचना कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा उसको। ट्रेड का मतलब होता है रास्ता। कौन से लैंग्वेज में? स्पेनिश लैंग्वेज में। ठीक है, ट्रेड का मतलब होता है रास्ता, वे। कौन से लैंग्वेज में है? जरा देखना, स्पेनिश में या फ्रेंच में? देखिए, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स में अराउंड द देखो अराउंड द ट्रोपोपोज देयर इज ओनली वन ग्रेडियंट। ट्रोपोपोज के आसपास देखिए क्या होता है ना बच्चे, जो आप देखते हो कि वो जो फेरल साइकिल बन रही है और आपने देखा हेडली साइकिल बन रही है, दोनों साइकिल देखी ना, वो इस बीच में बन रही है, इन बिटवीन, राइट। कुछ हवाएं ऊपर स्केप करके चली जाती है जो हेडली साइकिल के अंदर नहीं आ पाती हैं, जो फेरल साइकिल के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है ना, कुछ हवाएं ऊपर चली जा रही हैं। जब ऊपर जा रही हैं तो कहां पे पहुंच जा रही है? ट्रोपोपोज तक। कहां पहुंच जा रही है? अब मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि ट्रोपोपोज क्या होता है। ठीक है, तो ट्रोपोपोज तक पहुंच जा रही है, फिर वो जो है ना, जब उतनी ऊपर चली जाती है ना, तो वो वहां सबडक्ट नहीं कर पाती। कहां नहीं, मतलब कहां नहीं सबडक्ट हो जाती है सब, वो जो क्या नाम है, फेरल साइकिल के अंडर नहीं आती, ना ही वो हेडली साइकिल में मैच करती हैं। तो वो ऊपर जब जाती हैं तो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड बना देती हैं। क्या बोलते हैं? और वो पोल से सीधे कांटेक्ट होता है उनका, दोनों साइड में पोल से। देखो ये दिख रहा है ना, तो ये विंड एक्यूमुलेट अबव द इक्वेटर एंड रेरिफाइड एटमॉस्फेयर अबव द पोल। और कहा जाती है जब, क्योंकि वहां पे रेरिफाइड एटमॉस्फेयर मिलता है पोल के ऊपर, क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है, तो ऊपर तो रेरिफाइड है ना। तो रेरिफाइड का मतलब क्या है? लो प्रेशर है। ऊपर यहाँ एक्यूमुलेट होकर हाई प्रेशर बना रही है ऊपर की साइड में अपर ट्रोपोस्फेयर के पास, तो वो वहां सीधे बहुत तेजी से डिसेंड करती हैं। कहां पे? पोल की तरफ। तो इस तरह से जाती हैं। लेकिन ये तो होता है, लेकिन ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड मतलब हाई प्रेशर कहां बन रहा है? इक्वेटर के ऊपर, और पोल पे लो प्रेशर, ये इधर चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं घूम भी रही है। क्यों? ये तो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, लेकिन आपको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉरियोलिस फोर्स है वहां पे। कहां पे है ना? बहुत स्ट्रॉन्ग कॉरियोलिस फोर्स है, और उस कॉरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कॉरियोलिस फोर्स एट द ट्रोपोपोज वहां पे मिल जाता है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड लेस स्पीड स्टर्लिंग स्ट्रॉन्ग कॉरियोलिस फोर्स लगता है, इसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है 90 डिग्री पे। जो आपने उसमें पढ़ा हुआ है, कौन से में? फिर क्या नाम है,
एकमैन स्पाइरल में कि कैसे डिफ्लेक्ट होती हैं, प्रिंसिपल वही है, कोरिलेटिव फोर्स काउंटरएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और उसको इतना घुमा देता है कि क्या होता है 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो ये कैसे चल रही होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, कैसे चलती हैं, इसको कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड्स, क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स, और ये नहीं कि इसी में होती है जेट स्ट्रीम्स जो आपने पढ़ाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये जो जो जाना था किधर, हवाएं किधर चलनी थी, इक्वेटर से किधर जानी थी, पोल्स पे, वो कहाँ उन्होंने बना लिया कोरिलेटिव फोर्स की वजह से कहानी। ये एक्चुअल में स्टोरी होती है, अगर कोरिलेटिव फोर्स नहीं होता तो वो वाली स्टोरी होती, लेकिन ये स्टोरी बदल गई और क्या बना, पोल टू इक्वेटर, वो मतलब क्या कहानी, कोरिलेटिव फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होकर वो क्या बन गई, वेस्टर्लीज विंड, वो भी अपर ट्रोपोस्फेयर में, तो उनको बोलते हैं अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड या जियोस्ट्रॉपिक विंड्स, जो कि वेस्ट टू ईस्ट चल रही है 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होकर, समझ रहे हो। और ये चार इस तरह की विंड्स हैं, कौन सी चार विंड्स हैं, दो ऊपर दो नीचे, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये वाला नहीं आया देखो वो कहानी साइकिल वाली तो आपने देख रखी है, एक्चुअल में होना वही चाहिए, कौन सा जो दिख रहा है, इक्वेटर के ऊपर जाए और पोल पे जाके डिसेंड करे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरिलेटिव फोर्स जो है वो घट बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो एक बनती है फेरल साइकिल और एक बनती है हेडले साइकिल, समझ रहे हो ना। वो साइकिल जो बन रही है वहां वो इफेक्ट डाल रही है ना, लेकिन वो इस जो मतलब अपर एटमॉस्फेयर में वो उस तरह से नहीं चल रही है जिस तरह से यहाँ चलनी चाहिए, यहाँ पे क्या है वो प्रेशर ग्रेडियंट बना रही है साइकिल, उस तरह से नहीं। ये जो साइकिल बन रही है फेरल साइकिल और हेडले साइकिल, जब अपर एटमॉस्फेयर में जो जिस घूम रही है वो क्या बना रही है, ये विंड को बना रही है। और ये विंड इतना क्यों डिफ्लेक्ट हो गया, ये तो ऐसे ऐसे चलना चाहिए था पोल टू इक्वेटर, तो ये वेस्ट टू ईस्ट क्यों चल रहा है, बिकॉज ऑफ कोरिलेटिव फोर्स दैट यू हैव। और ये क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में तो कई लेयर हो गई ना, और लेयर्स में तो डिफ्लेक्ट होता है 45 दो बार डिफ्लेक्ट हुआ, कहानी खत्म, 90 हो गया, गेटिंग। अब क्योंकि इसका फिनोमिना कोई आपको उसका रिसर्च नहीं करना है, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, तो इसमें ज्यादा मतलब ये नहीं कि कैसे मिला, बस इतना समझना जरूरी है क्या, कि भाई बिकॉज ऑफ कोरिलेटिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग कोरिलेटिव फोर्स 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, ओके, और मतलब डिफ्लेक्ट होना शुरू होती है, इक्वेटर पे नहीं बहती, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक्स पे, और फिर पोलर सब पोलर रीजन में जहां पे हाई प्रेशर दिख रहा है ना, वहां पे दो ऊपर दो नीचे, ठीक है ना, ये चलती हैं, क्लियर। तो ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स कहते हैं इनको, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, सब ट्रॉपिकल पोलर जेट स्ट्रीम सुना है ना भाई, ये तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वाली है, लेकिन ये वेस्टर्लीज इसके अंदर इसके ये जो है ना वेस्टर्लीज ही है, अपर एटमॉस्फेयर वाली, जिसको जियोट्रॉपिक विंड्स कहते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी विंड होती है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में चलती है, इन्हीं का पार्ट है वो, दैट इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स जो हैं ये है, वेस्टर्लीज विंड्स हैं ये, लेकिन अब ऊपर एक होता है रोजबी वेव्स, क्या होती हैं, अब ये रोजबी वेव्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या होता है कि जब वेस्टर्लीज जो होती हैं पोल पे, ठीक है, वेस्टर्लीज एट पोल टू मेंटेन द एंगुलर मोमेंटम दे मेंडर, जब ये घूमती है, वेस्टर्लीज चल रही है ना, जब ये मतलब क्या नाम है अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये क्या करती है पोल के ऊपर वेस्टर्ली जो चल रही हैं वो अपना एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करने के लिए, यानी कि अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए मैंडरिंग करती हैं, क्या करती हैं, इधर से गर्म हवा पुश करती है, नीचे की तरफ वो ठंडी हवा पुश होती है, और इसकी वजह से जो होता है क्या होता है, जब ज्यादा मैंडरिंग हो जाती है, जिसको हम लोग ज्यादा मैंडरिंग का मतलब क्या होता है जानते हो ना, जैसे रिवर फ्लो होती है उसको मैंडरिंग कहते हैं, मैंडरिंग का मतलब ऐसे लहरा के चलना, तो ये लहरा के वेवी स्टाइल में चलती है, तो ये कभी कभी ना बहुत ज्यादा गर्म हवा पुश कर देती है अंदर की तरफ, और हाई और जो ठंडी हवा वो सबडक्ट हो जाती है। तो कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि वो फिर अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जैसे ऑक्सबो लेक नहीं बनता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, ज्यादा मैंडरिंग हो जाती है, फिर बाद में इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, वो आप आगे देखोगे ऑक्सबो लेक, तो ये ऐसे ऐसे रिवर मैंडरिंग करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आता है बहुत ज्यादा मैंडरिंग करती है, तो ये वाला पार्ट कट जाता है इसका, ये वाला पार्ट, और फिर ये यहां से कट जाता है, तो इतना ये कटने के बाद ये वाला पार्ट कट गया,
और ये फिर यहाँ से कहीं से निकल गई, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे निकल गई और ये वाला पार्ट जो है कट के रह गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रिवर ये फिर निकल गई और ये वाला पार्ट रह गया, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेम सिचुएशन यहाँ देखो कि आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ से जो है वेव पुश कर रही है, वार्म करंट, ठीक, वार्म जो है, और इधर से कोल्ड वो जो है वेव आ रही है, ठीक है ना। और उससे क्या हो रहा है कि एक पार्ट फिर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, वो वाला पार्ट नीचे छोड़ देता है, कोल्ड वाला पार्ट नीचे। और ऐसा कभी कभी हो जाता है, इतना खतरनाक रोजबी वेव जो होती हैं ये, ठीक है, डू नॉट मैटर, कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं करती, बट ये एक साइकिल को फॉलो करती हैं कि अब ये इतनी मेंटेनिंग कर चुकी है कि अब नीचे आ जाएगा। तो ये जो पोलर एटमॉस्फेयर है ना, कभी कभी अमेरिका के अंदर दिखाई देता है, कहां पे, और जब ऐसी सिचुएशन 2014 में आई थी, मैं फोटो दिखाऊंगा, तो देखना कैसा क्लाइमेट वहां पे हो गया था, अभी आगे देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इतनी बुरी कंडीशन थी, एकदम पोल की तरह पूरा सब कुछ जम गया था। जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि इन वेस्टर्लीज के अंदर जो ऊपर दिख रहा है, कौन सी वेस्टर्लीज, क्योंकि वैसे चल रही है तो उनको वेस्टर्लीज कहेंगे। जो जेट स्ट्रीम जो दिख रही है यहाँ पर, उसमें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है और पोलर जेट स्ट्रीम है, ठीक है ना। तो ये जो वेस्टर्लीज चल रही हैं ये बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, नैरो बैंड होता है इनका, हाई स्पीड होती है, ठीक है, विंड की। जेट स्ट्रीम जो है, यानी इन वेस्टर्लीज देयर आर स्ट्रांग नैरो बैंड ऑफ द हाई स्पीड विंड, ठीक है, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। इनकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर होती है। कितनी? ये बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है, 300 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड में चलती हैं। दे आर सिचुएटेड एट द मार्जिन ऑफ द मेरिडियन सेल एंड 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम चलती हैं। ध्यान रखो, वो तो मैं पहले बता चुका हूं। ये हेडली साइकिल देख लो, अब तो मजा आ गया होगा पढ़ के। देखो ये इक्वेटर से ऊपर जा रहा है, एक बंदा क्या बना रहा है, हेडली साइकिल बना रहा है। नीचे जो चल रही है हेडली सेल, फेरल सेल बन रही है, पोलर सेल बन रही है, और उसके ऊपर क्या चल रही है, जो और स्केप होकर ऊपर गई वो क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट, ठीक है ना। पोलर जेट, वो जेट बना रही है ऊपर जाके, यानी जो हमारे और स्केप करके ऊपर चलेगी वो जेट बना दी उन्होंने, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। वापस आके डिसेंड करेंगी, जाहिर सी बात है, डिसेंड के बिना काम कैसे चलेगा, डिसेंड तो करेंगी ही, ठीक है। लेकिन जो ऊपर निकल गई वो मतलब वजह वही है, नीचे आने का डिसेंड का वजह वही है, वो बनाएंगी वहीं पे, डिसेंड वहीं पे होंगी जहां पे उनको लो प्रेशर मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। लेकिन एक बात ये भी तो जानना है, अगर नीचे हाई प्रेशर तो ऊपर लो प्रेशर है, तो वहीं से डिसेंड कर रही है और नीचे हाई प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात तो सही है सब कि वो डिसेंड कैसे कर रही है, लेकिन ये हैडली साइकिल और पैरेलल साइकिल से रिलेट कर रही है। देखो अब आप इसको कोरिलेट करो सोच के, देखो आपको मजा आएगा। दो पोलर स्ट्रीम कैसे बन रही है, सिस्टम ये कैसे बन रहा है, देख रहा है ना। कुछ हवाएं ऊपर भी तो जाएंगी, लेकिन उसको पुश करेगा। जैसे कन्वेक्शनल करंट जो होती हैं, जो बनती हैं, वो कॉन्टिनेंट्स को ऐसे पुश नहीं करते, ये भी वही इफेक्ट दे रही है। ये जो सेल बन रही है ना, यही तो इसको एनर्जी देगी पुश करने के लिए, वो उसको इतनी स्पीड में एनर्जी देगी ना मूव करने के लिए। स्पीड इसी सेल से तो बन रहा है उसका, समझ रहे हो ना, पुश कर रही है इसको, समझ रहे हो। तो 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम्स है, 2 पोलर जेट स्ट्रीम, 2 सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। घर पे जाके आराम से देखना कहां है, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल कहां पे है, ट्रॉपिक्स, जहां पे आप सब ट्रॉपिकल क्या बोलते हो, हाई बोलते हो ना, क्योंकि ऊपर तो लो प्रेशर है ना, तभी तो वहां डिसेंड करेंगी, नीचे हाई प्रेशर, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, सब पोलर, लो प्रेशर, सब पोलर है ना, तो वहां पे कर रही है। तो डिसेंड करने वाली ये, अब ये समझ लो कि जो 2 पोलर स्ट्रीम है ऊपर नीचे और 2 सब ट्रॉपिकल है, इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स भी कहते हैं, STWZ, ओके। ये तो परमानेंट है, ठीक है ना। दूसरा होता है परमानेंट के अलावा लोकल भी जेट होती हैं, टेम्परेरी जेट जो होती है, टेम्परेरी, ठीक है ना। वो ऐसी कंडीशन कभी कभी बन जाती है, कहां पे, सोमालिया वगैरह की साइड में, ठीक है ना। जैसे बहुत इंटेंस प्रेशर बन जाता है, कहां पे, मतलब कंडीशन बन जाती है, जैसे लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो गया, गर्मियों में बनता है ये अक्सर, जो हमारा मानसून खींच के लेकर आता है, ठीक है ना। तो सोमालिया वगैरह की साइड से, और ये जो इंडियन ओशियन में उतना हाई प्रेशर हो जाता है, और तिब्बतन प्लेटू के साइड में लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। अब ये इंटेंस जब लो प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो तिब्बतन प्लेटू एकदम हॉट होता है, खूब गर्म होता है, और वहां से क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है। और इंडियन ओशियन में क्या है, हाई प्रेशर है, तो वहां भी एक सिस्टम बनता है जैसा कि यहां बन रहा है, ठीक है ना। और ऐसे में कभी गर्मियों के टाइम पर टेम्परेरी जेट स्ट्रीम बनती है, सोमालिया एक इसकी ब्रांच जाती है, एक इंडियन मानसून को पुश होकर आता है। और जितनी टेम्परेरी जेट स्ट्रीम जितनी अच्छी बनेगी ये वाली जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त में, उतना ही अच्छा हमारे यहाँ मानसून होगा, ठीक है।
तो ये भी एक फैक्टर है मानसून को हमारे इंडिया में लाने का, किसकी एक ब्रांच सोमालिया की तरफ निकल जाती है, एक हमारी तरफ आती है। कैडिंग, तो दो परमानेंट सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड पोलर जेट स्ट्रीम्स है, ठीक है ना। पोलर जेट स्ट्रीम है, नॉट 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 सब पोलर, सब पोलर नहीं रहेगी, क्योंकि सब पोलर हाई लो प्रेशर है ना नीचे, तो ऊपर हाई प्रेशर होगा ना, तो यहाँ पे यानी कि वो पोलर बनेगी, ठीक है। हाँ, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पे ये है, तो जेट स्ट्रीम समझ में आ गया। जेट स्ट्रीम जो है, ठीक है, एम्बेडेड इन द वेस्टर्लीज, एम्बेडेड किसके अंदर वो छुपी हुई है, वेस्टर्लीज के अंदर। तो जेट स्ट्रीम एम्बेडेड इन द वेस्टर्लीज, ठीक है, यानी रोजबी वेव्स एट द हाई एल्टीट्यूड कॉज द प्रेशर वेरिएबिलिटी, और ये प्रेशर वेरिएबिलिटी बनाती है। जहां पे डिसेंड होगी, लो प्रेशर होगा वहां डिसेंड करेगी, जहां हाई प्रेशर होगा वहां असेंड करेगी, है ना। दे आर ट्रेवलिंग डिप्रेशन, इनको ट्रेवलिंग डिप्रेशन कहते हैं। और ये कैसे एनर्जी लेते हैं देख लो, ये इनको कैसे एनर्जी मिलती है देख लो ना। नीचे हाई प्रेशर, जब ये नीचे की तरफ डिसेंड होती है तो एक ब्रांच इनकी जो आती है वो, यानी उनका कनेक्शन रहता है, ये ऊपर ऊपर नहीं चलती, इनका कनेक्शन तो साइकिल से बना ही हुआ है ना। जहां डिसेंड कर रही है वहां हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। और जहां पे असेंड कर रही है, इनको पुश कौन कर रहा है, यानी पुल कौन कर रहा है। जहां हाई प्रेशर है वहां पे ये नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर लो प्रेशर है नीचे की तरफ आ रही है, और वहां पे वो हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट कर रही है। और जब जहां पे क्या नाम है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, वहां पे हवाएं ऊपर की तरफ जा रही है जो उसको पुश कर रही है, समझ रहे हो ना। और ये सेल बना रहे हो, दिख रहा है, क्लियर है। तो ये पूरा सेल जुड़ा हुआ है, गेटिंग। और इस तरीके से हमारा जो है क्या बनता है, जेट स्ट्रीम्स बनती है, जो कि बहुत तेज ट्रेवलिंग डिप्रेशन और बहुत स्पीड में चलती हैं, ठीक है ना। और सोचना, ठीक है ना। तो वेदर समझ में आ रहा है ना, आसान है, कोई टफ तो नहीं है। फिनोमिना समझ में आ रहा है, हैं? उड़ रहा है क्या, नहीं थोड़ा सा देखो, सोचना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, समझ में सब आ रहा है, बस सोचना पड़ेगा अच्छा कैसे हो गया, है ना। तो सोच लो, सोचने में क्या मुश्किल है, कंडीशन सोचो ना। हेडली साइकिल से रिलेट करो, कैसे नीचे आएगा, कैसे ऊपर जाएगा, पुश कैसे करेगा भाई। जो ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर कोई चीज जा रही है, ठीक है, नीचे से इसको और धक्का मिल गया तो और तेज नहीं बढ़ेगा भाई। इक्वेटर के आसपास जब आएगा तो वहां पे कितनी तेज से हमारे ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहां उसको पुश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जहां पे वहां पे लग रहा है कि लो प्रेशर है, तो वहां पे जब उसको खाली जगह मिलेगी वहां घुसेगा वो नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ आएगा घुसेगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। और जब यहाँ हाई प्रेशर होगा तो यहाँ से जो हमारे ऊपर जा रही है उसको फिल करने के लिए इधर वाला भागेगा नहीं भागेगा इधर, गेटिंग। सिस्टम समझ में आ रहा है ना। तो ये सेल समझो, बस हो गया। Weather of the high altitude is more complex than the weather of the equatorial and the tropical region, because the tropical and the equatorial region are heat surplus region, thermal region play the dominant role, but the higher altitude में क्या होता है, heat deficit region है, यहाँ पे dynamic region है। वहां पे देखो, वहां पे दिख रहा है ना, हवाएं डायनेमिक है, वहां पे डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, वहां पे थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है, ठीक है। तो उसमें हवाएं आ रही हैं या हवाएं जा रही हैं। देखो जहां पे हवा कम दिख रही है वहां पे वो भाग के जा रहा है, और जहां पे मतलब पुश कर रहा है उसको नहीं, तो ठीक है ना। तो पुश और पुल वाला ही कहानी है, यहाँ पे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ही चल रहा है, ये थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है, नीचे थर्मली इंड्यूस्ड है, ठीक है ना। लेकिन कनेक्शन तो है ही है भाई। अगर इक्वेटर पे टेम्परेचर कम नहीं होगा तो कैसे पुश करेगा उसको, उसको इफेक्ट कैसे देगा तेज, समझ रहे हो ना। तो ये तो दीज, और उसके अलावा देखो, क्योंकि कई फैक्टर एक साथ रोल प्ले कर रहे हैं ना। अब आप सिर्फ एक फैक्टर कंसीडर करोगे, तो मैं अगर इसको रिदा को इधर खींच रहा हूं, आपसे मुझे कंसीडर करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि रिदा इधर खींचेगी नॉर्थ की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर तुम भी खींच रहे हो तो तुम्हें भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। तुमने एक हाथ मैंने पकड़ के इसका इधर खींचा, तुमने उधर खींचा, तो ये इधर भागेगी, ठीक है ना। तो दूसरा फैक्टर भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। और मान लो पीछे से उसने भी खींच लिया या धक्का मार देगी, तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हायर एल्टीट्यूड पे हीट डेफिसिट रीजन है, वहां पे डायनेमिकली इंड्यूस सारी चीजें होती हैं। दीज इंक्लूड लोकलाइज्ड, ठीक है, क्या होगा, लोकलाइज्ड अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन, रोजबी वेव्स कहां पता चल गया, जेट स्ट्रीम पता चल गया, ठीक है। आगे मैं टेम्परेट साइक्लोन के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, क्लियर है। एयर मासेस की हम बात कर रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया। मैंने कल एयर मास बता दिया था आप लोग को, याद करो, बताया था ना कि लार्ज एक्सटेंसिव बॉडी होगी, एयर मास 1000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया कवर कर रही है। और ये कहां तक जाती है, इसकी हाइट कहां तक जाती है, ट्रोपोपॉज। तो जैसा एयर मास होगा वैसे वहां की कंडीशन होगी, ठीक है, ठीक है। पर्टिकुलर हाइट पे जाती है। वन एयर मास जो है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है उसका, ठीक है, एंड मॉइस्चर अक्रॉस द विथ, पूरे में मॉइस्चर होगा। एयर मास कैन बी डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर कंटेंट। एयर मास को हम अलग अलग कह सकते हैं, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, ये वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। कोल्ड कहां होगा, आर्टिक एयर जो रहेगी, कैसा एयर मास होगा वहां पे, कोल्ड, ठीक है। और उसमें आएगा अगर टेम्परेट वाले में तो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा कोल्ड के बजाय वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा,
ठीक है, उससे और नीचे आ जाओ तो कैसा हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा या लोअर हो जाएगा। उसके अलावा और नीचे आ जाओगे क्या नाम है, इक्वेटर के साइड में, तो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, है होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह से एयर मास होता है। अब ये जो एयर मास है जब ये इंटरेक्शन करती है, देखो ये कितने बड़े बड़े एयर मास होते हैं, देखो तो वहां का एटमोस्फेयर वैसा ही होता है। ऊपर देखो कॉन्टिनेंटल, आर्कटिक में कॉन्टिनेंटल, ये क्या नाम है आपका मेरीटाइम पोलर है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल पोलर है, और इसी तरह के एयर मास होते हैं। और उसी एयर मास की वजह से वो उस रीजन का जो है मतलब जो भी एटमोस्फेयर होता है वो होता है, ठीक है ना, क्लियर है, एयर मास। अब इसकी वजह से मैंने बताया था आप लोगों को फ्रंटोजेनेसिस बताया था, फ्रंट्स बताया था ना कि फ्रंट बनेगा, यानी जहां पे इंटरेक्शन, वो फ्रंट क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू एयर मासेस, रिलेटिवली डिफरेंस होता है उनका, टेम्परेचर मॉइस्चर कंटेंट वगैरह में डिफरेंस होता है, उन पे उनमें जो होता है वो क्या करती हैं आपस में, क्या बनाती हैं, फ्रंट बनाती हैं। तो वो जहां पे मिलती हैं उसको फ्रंट बोलते हैं, मैंने बताया था। तो यहां मैंने कोल्ड फ्रंट बताया था, याद करो क्या बताया था, कोल्ड फ्रंट, अगर हवा जो है कोल्ड हवा फास्टर हो देन द वार्म एयर और उसके ऊपर चढ़ जाए, मतलब कोल्ड एयर को पुश करे, पुश करके वो नीचे पुल हो, उसको अपने ऊपर चढ़ा ले, ठीक है ना। तो स्लोप जो है वो बहुत स्टीपी स्लोप होगा और सडन होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, वार्म होगा और कम्युलोनिम्बस क्लाउड बनाएगा और फ्रंटल रेनफॉल शुरू होगा, जो मैंने कल बताया था आपको। वार्म फ्रंट जेंटल होगा, क्या बताया था, वार्म एयर अगर तेज है तो धीरे से चढ़ेगी आराम से, और वहां पे मैंने बताया था क्या होगा, धीरे धीरे बहुत जेंटल चढ़ेगी और उसमें ड्रिजलिंग होगी, क्या होगी, ड्रिजलिंग होगी, क्लियर है ना। तो ये फ्रंटोजेनेसिस है। आप देखो मैंने ये देख के मैंने बताया था कि आप बता दोगे कि कौन सा फ्रंट है, देख के बताओ कौन सा फ्रंट है, ये कौन सा कोल्ड है कौन सा वार्म है। जो जेंटल दिख रहा है, दिख रहा है जेंटल, वो वार्म फ्रंट होगा, और जो ऐसे दिख रहा है स्टीपर पहला वाला जो, वो कोल्ड फ्रंट है, ठीक है ना। तो कहां पे बारिश होगी, कोल्ड फ्रंट पे, और ड्रिजलिंग कहां पे होगी, समझ में आ गई बात, इतना ही देखो आप, आगे कल बात करेंगे, ठीक है, फ्रंटल साइक्लोन और ये वो कहानी, ठीक है ना। और कल यहां तक पढ़ के आओ, काफी कुछ है इसमें, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछो। सर इतना ही पढ़ना कम, इतना बहुत ही बहुत है, अरे इनका इनका ये ले लो और इनका ये दे दो डिब्बा और सब, सर कल ले जाऊंगी, कल ले जाओगी तब तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छे क्या हो सकता, व्हाट कैन बी बेटर देन दिस। अरे आज तक तुम्हारा कोई चीज गायब हुई है फिर, ठीक है चलो, तो ये समझ में आया ना, सबके समझ में आया, कोई दिक्कत तो